First and foremost, it's my great honor to be speaking in front of such an amazing crowd which is filled with people who have given their lives for the larger good. While I start my conversation, I like to touch the lotus feet of Adharaniya Shri Hem Bhai Ji, people sitting on the dais, and every one of you. ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप सभी विद्वत जनों ने, आप सभी माताओं ने, आप सभी बहुत ही अच्छे हृदय से मुझे से एक अबोध से बच्चे को बोलने का मौका दिया, और आप सुन रहे हैं। बल्कि मैं अपने आप को एक अजीब सी ऐश्वर्य पर पा रहा हूँ कि मैं ऐसा क्या बताऊँ जो आपको नहीं पता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि इतनी प्यारी, इतनी अच्छी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, which I was following deeply and kind of ruminating upon it on some specific points time to time. So of course I'd like to propose a few things that from all that shared wisdom that has fallen upon us, that is bequeathed to us by this great civilization. Nam Ghosha, Shankar Dev Ji, Madhav Dev Ji being the proponents of that great civilization, being the pioneers of this great civilization. So all those things which go beyond what is apparent initially and touch the reality as it is. All those things which try and abridge us in all possible ways, which remove all the doubts and conflicts and dualities that are there in this ever-changing and ever-conflicting world. All those things. That common truth and the idea of a collective sense of making of a world and hope in such an action, which has binded us all together in spite of our numerous differences in this context and even in a larger context, in unique situations. That belief in common good and shared truth, I hope we'll be able to ponder about such topics for a bit. हिंदी में कहना चाहता हूँ जी कि आप हिंदी भाषी है। जी जी हिंदी में बोलेंगे। आप हिंदी में बोलिए। ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश जाने वाला बहुत कम है। अच्छा ठीक है जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी 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 कहता है कि जी जी भैंस का आगे बैल बजाए तो भैंस रे नहीं अरे ये तो विद्वत लोग हैं, आप उनकी ऐसी बात करिए। भाषाएं तो हैं, और वो तो ये तो मेरी गलती है कि मेरे को आसामीज़ नहीं आती, वरना नहीं हाँ हिंदी में। तो देखिए होपफुली, क्योंकि मतलब आशा है कि जो चीज़ आपको जो सच्चाई और अच्छाई जिसमें हम सभी का विश्वास है, जिसको आप सभी ने उन जीवन के उन प्रोफाउंड मोमेंट्स में किसी न किसी रूप से देखा है, किसी न किसी रूप से हम सभी उसके कभी न कभी पास पहुँचे हैं, उसका आभास हुआ है। वो जो चीज़ है, वो जो अनिर्वचनीय चीज़ है, वो जो एक एक्सपीरियंस है, उसके बारे में ही शायद सारी चीज़ें घुमा फिरा के उसको ही टच करती हैं, और हमें किसी न किसी तरीके से एक इम्पेटस देती हैं। हमें वो कहती हैं कि तुम देखो, स्टार्ट वॉचिंग, ऑब्जर्व करो। तो वही चीज़ें जो हमें ऑब्जर्वेशन की तरफ लेकर जाएं, जो हमारी आँखों को खोलें, वो चीज़ें जो हमें, और एक और मैं मतलब आई मेक अ डिस्क्लेमर, मेरे को मतलब मैं आई हैव नॉट लिव्ड थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आई एम मेकिंग अ लॉट ऑफ बिग क्लेम्स राइट नाउ, तो आई होप यू वोंट माइंड इट। लेकिन मेरा विश्वास है इसमें, और कुछ हद तक थोड़ा बहुत मैंने भी कोशिश करी है कि जिस रास्ते पे विश्वास हो उसको अपने जीवन में आत्मसात किया जाए। उसमें कितनी अभी तक सफलता प्राप्त है, ये तो मैं इसका सही मूल्यांकन और आकलन नहीं कर सकता, लेकिन इन गुड फेथ आई होप वी कैन कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन
और एक और चीज़, अगर आपका कभी भी कोई प्रश्न हो या आपका कोई कमेंट हो, आप कुछ कहना चाहते हो, मैंने अगर कुछ बोला उसमें कुछ सुधार है तो आप प्लीज़ बताइएगा, उससे इस कॉन्वर्सेशन की रिचनेस बढ़ेगी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप में से जिन्हीं का भी कोई भी अगर आपकी कोई टिप्पणी हो तो आप प्लीज़ बताइएगा, प्लीज़, दैट वुड बी हाईली अप्रिशिएटेड एंड आई रियली वांट इट। देखिए, भारतीय सभ्यता जो है वो आज के दौर में भी जिस कल्चर को हम फॉलो करते हैं वो बहुत नया कल्चर नहीं है और बहुत नया भी है। बहुत नया कल्चर इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी जड़ें जो हैं वो आप समय और काल में पीछे चलते रहें तो आपको मिलती रहेगी। आपको हमारे जीवन में जो रिचुअल्स हैं, जो मान्यताएं हैं, जो फिलॉसफीज़ हैं, वो कभी भी सभी एक कालखंड के अंदर नहीं जन्मी, वो किसी एक कालक क्षेत्र के अंदर नहीं जन्मी, वो अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप से अलग अलग लोगों ने उनको, जैसा कहते हैं कि वेदों को ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। अब उसका मतलब ये हो सकता है, मतलब अगर देखा जाए कि उन्होंने उस चीज़ को अपने उस चीज़ को बहुत ही गहरी कॉन्टेम्पलेशन के साथ, गहराई के सबसे अंतिम छोर पे जाके उसको कंसीव किया, और क्योंकि उस सच्चाई की यूनिवर्सैलिटी इतनी थी इसीलिए उन्होंने अपनी ऑथरशिप उस सत्य पे क्लेम ही नहीं करी, कभी उन्होंने क्लेम ही नहीं करी। उन ऋषियों ने भी तभी कहा कि ये तो पौरुषेय हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं। क्यों? क्योंकि वो वाकई यूनिवर्सल है और उस सच के कस्टोडियन बनना, कहीं ना कहीं उसको लिमिट करना होगा। तो अगर हम सोचे एक तरह से, नामघोषा जो है उसको आसाम का वेद कहा जाता है, लेकिन उसमें जो सच्चाई है वो दुनिया के हर कॉन्टेक्स्ट के अंदर अप्लाई हो पाएगी। उसके अंदर जो सच बताया है वो यूनिवर्सल है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि उस यूनिवर्सल सच तक पहुंचने का जो रास्ता है उसमें एक लोकलनेस दिखाई देती है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जो व्यक्ति हिमालय के पास रहता होगा उसको अपने जीवन में पहाड़ दिखते होंगे, धाराएं दिखती होंगी छोटी छोटी, उसको वहाँ पर शीत लहरें दिखती होंगी, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ बर्फ से ढकी हुई मिलती होंगी। अलग अलग उसके उनके अनुभव हो सकते हैं। कोई लद्दाख में रहेगा उसके अलग अनुभव होंगे, कोई अरुणाचल में रहेगा उसके अलग अनुभव होंगे। ऐसे ही यहाँ पर इन सभी घने जंगलों के बीच यहाँ पर philosophy and dharmic, it is the extra of that knowledge. But you have to example is the Himalaya. Himalaya is the Sanatan, this is our example of the medium. But Darshanik is the mind of the intelligence in our. Don't you wrong it? जी नहीं, मतलब मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो मेटाफर की है। देखिए, हिमालय जो है वो एक मेटाफर है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हर जगह अलग अलग तरह का नॉलेज कंसीव किया गया। जहाँ पर जैसी माध्यम मिले वहाँ पर उन लोगों ने जिन्होंने उस डिविनिटी को, उस सच्चाई को एज इट इज़ समझने की कोशिश करी। उन्होंने अपने पर्सनल लोकल एप्रीहेंशंस और लोकल अपने मानसिक पूर्वाग्रह, एक रत्ती भर भी कोई पूर्वाग्रह नहीं लगाया। उन्होंने जहाँ पर जीवन जैसा था उसको वैसा ऑब्जर्व किया। और मज़े की बात है कि जिन लोगों ने जहाँ पर जीवन को जैसा ऑब्जर्व किया उन सभी के फाइनल कंक्लूजन्स के अंदर बहुत सारी तादात्म्यता है, उसके अंदर एक समन्वय है। तो उस समन्वय की बात मैं इंगित कर रहा था। अब यहाँ के जंगलों में, यहाँ के पेड़ों में, यहाँ के वातावरण में, यहाँ के लोगों के परस्पर प्रेम से, यहाँ के लोगों के परस्पर विश्वास से जो ज्ञान, जो सभ्यता निकली वो वास्तव में एक तरह की वैश्विक धरोहर है।
और ये हमारा कहीं ना कहीं एक्नॉलेजमेंट, एक ड्यू एक्नॉलेजमेंट मतलब यहाँ आके लगती है कि वो परस्पर प्रेम जो है कि हम सभी आते हैं, एक सत्र लगता है, उसके अंदर बहुत सारे इनहिबिशंस जो हैं जो शायद और जगहों पर होती हैं नहीं है, तो इट्स समथिंग टू बी इन अ सेंस प्राउड ऑफ, and to be proud of in all its humbleness. To be proud of in its all humbleness. देखिए मिडिल एजेस, डार्क एजेस एक काल हुआ जब कहते हैं कि दुनिया के अंदर उतनी फिलोसॉफिकल प्रगति नहीं हुई। स्पेशली अगर हम यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यूरोप के अंदर महान सभ्यताएं हुई। सबसे पहले कहते हैं कि वेस्टर्न फिलॉसफी का जो थॉट है वो मानिए फॉर्मली ग्रीस से आरंभ हुआ। सोक्रेटिस, प्लेटो, डायोजीन्स, एरिस्टोटल, ये सभी लोग जो हैं ये उस थॉट को बताने वाले अलग अलग लोग थे। सोक्रेटिस ने एक सोक्रेटिक मेथड ऑफ लर्निंग दिया कि हर चीज़ को सवाल करो, जो भी चीज़ आपको सही नहीं लगे या जिस चीज़ में आशंका हो तो बिना पूर्वाग्रह के साथ हर डायरेक्शन में उसको खोजो, पूछो। तो पहला एक्ट ऑफ वो सोक्रेटिक लर्निंग होगा कि अगर हमें कोई चीज़ गलत लगती है तो हम उसको चिन्हित करें, लेकिन बिना किसी पूर्वाग्रह के करें, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो सच तक पहुंचना है। वो हमें अपने बिलीफ को और उसकी सेल्फ अफर्मेशन नहीं है। अगर हमारा बिलीफ सही है तो बहुत अच्छी बात, अगर हमारा बिलीफ गलत है तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि वो ठीक हो सकता है, क्योंकि बिलीफ की इनहेरेंट उतनी वैल्यू नहीं है। बाद में इस चीज़ को अलग लोगों ने अलग तरीके से इसको सोचा कि बिलीफ की भी एक अपनी वैल्यू होगी, लेकिन ये इसमें सिंपलिस्टिक टर्म्स में गए तो अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें हुई। फिर उसके बाद मानिए कि ग्रीस जो था, जब उसने कहते हैं कि जब ग्रीस ने सोक्रेटिस को दंड मिला जब ग्रीस में, क्योंकि सोक्रेटिस जो थे वो एक महान शिक्षक थे, तो वो सबको कहते थे कि भाई तुम सब जो है तुम हर चीज़ पे प्रश्न करो, गुड फेथ में करो, लेकिन प्रश्न ज़रूर करो। अगर हमने प्रश्नों को रोक दिया तो सांस्कृतिक और व्यक्तिगत उदय नहीं होगा। हर चीज़ पर प्रश्न करो। तो जाहिर सी बात है कि जब हर चीज़ पे प्रश्न होने लगे, बल्कि सोक्रेटिस के प्रश्न जो हैं वो सभी मानवीय उत्कर्ष की तरफ ले जाते हैं। वो अनार्किस्ट नहीं है, वो उन्माद नहीं फैलाते वो प्रश्न, वो महज प्रश्न करने के लिए नहीं है, वो सच तक पहुंचने के लिए प्रश्न है। तो फिर वहाँ के लोगों ने, वहाँ की काउंसिल ने और वहाँ के मेलेटस और ऐसे जो लोग थे उन्होंने सोक्रेटिस को दंड दिया। सोक्रेटिस ने हंसते हंसते लोगों की उस एक एक्ट ऑफ डिफायंस में उन्होंने अपने प्राण त्यागे और कहा कि और उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रीस जो था वो जो तब जो फॉर्म ऑफ सिस्टम्स थे, स्ट्रक्चर्स थे, वो धीरे धीरे ढहने शुरू हुए। उसके 2-3 सेंचुरीज बाद नहीं प्लीज अच्छा है। अब प्लीज नहीं डिस्टर्ब नहीं करें आप, प्लीज बताइए। अरे वो अगर करेक्ट होगा तो, अगर करेक्शन होगा तो उसमें उससे अच्छी नहीं देखिए नहीं सर कहिए, देखिए क्या है, अगर करेक्शन होगा उससे अच्छी क्या बात है। मैं गलत हो सकता हूँ बहुत जगहों पर, बताइए सर। अरे गुड, दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द कॉन्वर्सेशन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। चीज़ को रोकना क्यों रोके हैं? कोई चीज़ अगर किसी के मन में है तो आ जाए। अगर हमारे प्रश्न है, क्योंकि देखिए प्रश्न भी तभी होगा ना जब मतलब कोई एक कॉन्वर्सेशन होगी। लेकिन मैंने कोई चीज़ उकचुक हो गई होगी तो आप करेक्ट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कहिए। बाद में करेक्ट करिए आप। नहीं ठीक है, अभी नहीं। I'll handle it. I know it. Please, no, let's please. मैं चाहता हूँ ऐसा, आप इस छोटे से बालक की ये आपसे करबद्ध निवेदन है कि अगर किसी का प्रश्न है तो प्लीज आने दीजिए। क्या होगा? 2 चीज़ें हो सकती हैं। दोनों केसेस में हम
एक बेहतर कंक्लूजन पर ही पहुंचेंगे। अगर कोई मानी कोई गलत इंफॉर्मेशन होगी वो करेक्ट होगी। और ये इतना विश्वास कि हम हमेशा सही हों ये गलत है, क्योंकि मतलब बहुत सारी चीज़ें इसी में बोल जाता हूँ जो कहीं ना कहीं जो गलत होगा, तो उसकी एक्सेप्टेंस के बाद ही हम आगे चीज़ को बता पाएंगे और सीख पाएंगे। तो कहिए अगर है तो प्लीज़ आई विल एक्सेप्ट इट। आई वुड नॉट लाइक टू बी इन अ कॉन्वर्सेशन जहाँ पर वो चीज़ रोकी जाए। भले ही हाँ मानो कि इंटरप्शन से उसका फ्लो भले ही बिगड़ता हो, लेकिन गुड फेथ में इंटरप्शंस हों तो लेट्स टेक देम इफ एनी, प्लीज़। तो चलिए मैं ये कह रहा था कि गौरतलब ये है कि धीरे धीरे क्या होता है, मैसेडोन का उदय होता है और फिर क्या होता है, फिर अलग अलग चीज़ें होती हैं। फिर एक और सिविलाइजेशन जो होती है वो रोम होती है। ग्रीस के अंदर होमर जैसे बड़े लेखक होते हैं जो इलियड और ओडिसी देते हैं, जो हमारे यहाँ की महाभारत और रामायण के जैसी एपिक जिसे माना जाता है। फिर रोम जब आते हैं वहाँ पर वर्जिल होते हैं, वहाँ पर अलग अलग ऐसी चीज़ें होती हैं। तो किसी भी संस्कृति में बहुत सारी फिलॉसफी होती है, बहुत सारा कल्चर होता है और बहुत सारा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है। तो शायद ये नेक्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग यही होगा कि हम इस ब्यूटीफुल फिलॉसफी जो असम की है, जो अपने आप में यूनिवर्सल है, उसके जो पायनियर्स हैं उनके शब्दों को पढ़ा जाए, उनके ऊपर चिंतन किया जाए। वेदांत के अंदर एक जो 3 सूत्री कार्यक्रम होता है कि आप किसी चीज़ को कैसे पढ़ें, तो उसके 3 तरीके हैं। आप सबसे पहले किसी चीज़ को सुनते हैं, और ये सुनते मतलब आप किसी गुरु से सुनते हैं, मतलब कोई एबल गुरु, नॉट फ्रॉम एनीवन, आई मीन नॉट फ्रॉम मी बट फ्रॉम अ गुरु, जिन्होंने उस चीज़ को आत्मसात किया है। जैसे जो गुरु गीता के अंदर डेफिनेशन है कि जो प्रकाश अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाए, ऐसे गुरु से जब हम किसी चीज़ को सुनते हैं जिन्होंने उस चीज़ का पूरा अध्ययन किया हो, उसको समझा हो, उसको अपने अंदर उतारा हो, कि पहले सुनते हैं, श्रवण करते हैं, फिर उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और फिर उस पर डीप सेंस ऑफ कॉन्टेम्पलेशन होगी, रूमिनेट करेंगे, जिसको निधि ध्यासन कहते हैं। तो ऐसे ही ये मेथड ऑफ लर्निंग हर जगह लगभग वैसा ही है। उसके बोलने के तरीके में भेद होगा और कुछ अलग भी भेद होंगे, लेकिन हम उसके अंदर की कॉमनैलिटी को एक्नॉलेज ज़रूर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो रिकनसाइल हो सकती हैं। तो ऐसे ही I'd like to I'd like to ask my young friends, my young brothers and sisters who are sitting here, जो शायद दूर बैठ के सुन रहे होंगे, कि अभी आपकी भी कहीं ना कहीं तक जिम्मेदारी भी है और गुड फेथ में आपको भी ऐसा करना चाहिए कि उसकी एक डीप स्टडी इन सारी चीज़ों की आप करें, क्योंकि जितनी अच्छाई आप, जितनी बारीकी से आप नामघोषा को समझ पाएंगे, उतनी बारीकी से शायद कोई और ना समझ पाए, कोई और मतलब कोई बाहर का व्यक्ति, क्योंकि यहाँ के मेटाफर्स, यहाँ की चीज़ें, यहाँ का ट्रूथ, उसकी रज, यहाँ की मिट्टी से आप डीपली कनेक्टेड हैं, इमोशनली, ना ही सिर्फ इंटेलेक्चुअली। इमोशनली जो एक इमोशनल कनेक्शन है, जो एक इमोशनल कनेक्शन है, वो बहुत ही अच्छा है। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य मिला मुझे कि मैंने नामघोषा को बहुत ही नज़दीक से मुझे थोड़ा पढ़ने का मौका मिला। उसकी जो फर्स्ट कैंटो है, जो आदरणीय हिम भाई जी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करी है, एक बहुत ही अच्छे, एक बहुत ही इट हैज़ ग्रेट फ्लो, मेलिफ्लुएंट फ्लो, ब्यूटीफुल लैंग्वेज, अ ब्यूटीफुल फ्लो ऑफ लैंग्वेज विच ट्रांसेंड्स many of literary inhibitions। इतनी सुंदर, इतनी स्ट्रेंथनिंग और इतनी एनकम्पासिंग, ऐसी चीज़ देखो जो आपको हर तरीके से
इन इट्स ऑल ह्यूमिलिटी, जो आपको अपनी तरफ लेकर आए। आपके मन में, हमारे मन में जितने तरह के अलग अलग डायरेक्शनल विचार हो सकते हैं, उन सभी को उसी तरीके से ढूंढ पाए। तो ऐसी ट्रांसलेशन और ऐसी ट्रांसलेशन जो कि लगती नहीं कि ट्रांसलेशन हो, क्योंकि उसके अंदर से उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो कॉमनैलिटी है, वो इतनी प्रोफंडिटी के साथ आगे बढ़ती है, इतनी प्रोफंडिटी के साथ। देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत भारती में, मैथिली शरण गुप्त जी जो भारत के राष्ट्र कवि थे, उन्होंने भारत भारती नामक अपनी रचना में एक चीज़ कही थी। तब वो भारत के महान राजाओं की बात कर रहे थे। उसमें हरिश्चंद्र का वर्णन था, सत्यव्रत का वर्णन था और भीष्म का भी वर्णन था। तो जो भीष्म का वर्णन था, उसमें उन्होंने कहा था कि ये भीष्म का इंद्रिय दमन, उनकी धरासी धीरता, वो शील उनका और उनकी वीरता गंभीरता, उनकी सरलता और उनकी वे विशाल विवेकता है, एक जन के अनुकरण में सब गुणों की एकता। तो ऐसे गुणी जनों के पद चिन्हों पर हम चलें, जिनमें वो शीलता हो, वो गांधीर्य हो, वो सरलता हो, वो विवेकता हो और वो वीर्यता हो, वो इन ऑल हम्बलनेस जो हमें ऐसे डायरेक्शन तक लेके जाएं। उनके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इन ऑल माय हम्बलनेस, आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी ने इतनी अच्छी, इतनी ऑस्पिशियस, इतनी सुंदर जगह पर वाकई मतलब बहुत एक वाकई मतलब 18 साल के बच्चे को ऐसे जो बाहर से आए, जो देख रहे थे, तो उसको बोलने का मौका दिया। ये बहुत ही आपका प्यार है। और बाकी सारी इंटेलेक्चुअल चीज़ें जो होती हैं, जो लॉजिकल चीज़ें हैं, ये जो एनालिसिस होता है, जो एनालिटिकल चीज़ें होती हैं, एक स्तर के बाद ये भी धरी की धरी रह जाती हैं। ये भी सच है। जो मानवीय प्रेम है, जो मानवीय संभावनाओं के ऊपर विश्वास है, उससे ऊपर शायद ही कोई चीज़ हो। तो हमारा यही परस्पर आप सभी के मन में जो एक दूसरे के लिए प्रेम है, वो और बढ़े। बड़े बड़े जेस्चर्स हों, ऐसे जेस्चर्स जो कि हम सभी में एक दूसरे के ऊपर विश्वास बढ़ाएं, क्योंकि विश्वास की कमी जो है वो शायद भारत में अभी दिखती है सड़कों पर, न्यूज़ में, वो ना हो। और आप सभी बड़े हैं, आप सभी ने विश्वास को और देखा होगा। मुझे ये थोड़ा डर लगता है कि वो विश्वास, वो सेंस ऑफ एक सेंस ऑफ इक्वालिटी प्रोवाइड करना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये बातें जो भारत के कल्चर में दिखती हैं, जो भारत के लीगल एस्पेक्ट्स में दिखती हैं, वो भारत के समाज में भी दिखें, वो भारत के व्यक्ति में भी दिखें और उसके व्यक्तित्व में भी चरितार्थ हों। आप सभी के प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मैं बहुत आभारी हूँ कि आप सभी वाकई इतने प्यारी निगाहों से देख रहे हैं, इतने प्यार भरे और करुणा की दृष्टि से आप सभी आशीर्वाद दे रहे हैं। और सभी के जो मेरे से बड़े हैं उनके चरणों में प्रणाम, जो मेरे जितने मेरे से छोटे हैं उनको नमस्कार। और आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए कोटि कामनाएं। धन्यवाद, प्रणाम।